In this, we will going to cover the state of matter. This is the chapter 2nd of class 11th for CBSE and cover the different parts in ICSE code. In this topic, we will going to cover gaseous state. In gaseous state, we will going to study the gaseous law, the ideal gas equation, kinetic molecular theory, division of real gas from ideal behavior, liquefaction of gas, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स इंपॉर्टेंस. तो ये गैसेस स्टेट हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी इसकी मेजरबल प्रॉपर्टीज़ है, मास वॉल्यूम जो हम नाप सकते हैं गैस की. देन द गैस लॉ कौन से हैं, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ. देन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज काइनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी, द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस एंड हाउ इट डिवाइड एंड द डिविजन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. देन कम द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर. दूसरा हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में. वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वेपर प्रेशर एंड द सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी. एंड इन सॉलिड स्टेट वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिकल सॉलिड बेस्ड ऑन देयर बाइंडिंग फोर्स. पहला अब सॉलिड लिक्विड और गैस क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मैनी चैप्टर. सॉलिड क्या होता है, सॉलिड वो होता है जिसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड वो होता है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप नहीं होता है. गैस कुछ भी नहीं होता, ना डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. इफ आई एक्सप्लेन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाव रूम. जब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर होता है, मेल्ट जब होता है कब होता है, रूम टेम्परेचर. नॉर्मली द रूम टेम्परेचर इज अराउंड 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री. उस पर मेल्ट नहीं होता, उससे ऊपर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है. इट्स अबाउट इट्स रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेयर प्रेशर, कुछ टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड. अ लिक्विड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर. यदि रूम टेम्परेचर के बिलो कोई चीज़ मेल्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड. एंड इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर, यदि बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम पे वो बॉयल हो, दैट इज द गैसियस. ठीक है, तो दिस इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये सॉलिड लिक्विड गैस मेल्टिंग पॉइंट है. पहला सॉलिड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर. लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर. जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रूम टेम्परेचर. पानी है, पानी बॉयल कब होता है, 100 डिग्री पे, तो इट्स वेरी अबव द रूम टेम्परेचर. ठीक है, 100 डिग्री हम तो रहते थोड़ी हैं. ठीक है, दैट इज योर. एंड गैस द बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर. ये हो गया सॉलिड लिक्विड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. अब कोई ना कोई टेम्परेचर ऐसा आएगा जब तीनों एक साथ को एग्जिट करते हुए, द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेज एग्जिट टू दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस. जहाँ पर तीनों फेसेस एक साथ को एग्जिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट. उसे हम उसका ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, इट इज एट 0.01 डिग्री C, दैट इज 273.16 केल्विन एंड 4.58 प्रेशर mm प्रेशर. ठीक है, जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस एक साथ तीनों रूप में को एग्जिट करता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर एग्जिट इन ऑल थ्री फेज. सॉलिड आइस हो गया, वाटर लिक्विड हो गया और वाटर वेपर गैस हो गया, साइमल्टेनियसली एट 0.01 डिग्री C और 273.16 केल्विन एंड 4.5 mm. इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. तो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री C. ओके, दैट इज. नाउ द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में मैंने कंपेरिजन बता चुका हूँ कई दफ़े. सॉलिड में क्या होता है, मोलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड, और गैस में तो बिल्कुल ही पैक्ड नहीं होते. दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड. सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तभी वो रिजिड है, और इट्स वीकर देन सॉलिड लिक्विड में. गैस में तो ना के बराबर होता है. इसलिए सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी बीच बीच में होती है, और गैस की तो बिल्कुल नहीं होती, लो डेंसिटी होती है. अब सॉलिड में जो एनर्जी होती है, दे पोजेस द लीस्ट एनर्जी. लिक्विड में हम सॉलिड से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है एनर्जी. और शेप के बारे में बता दें मैं, दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो डेफिनेट वॉल्यूम होती है.
गैस में कुछ भी नहीं होता है। सॉलिड में देखो अभी जो कोई गैप ही नहीं होगा तो कहाँ कंप्रेस होगा, तो सॉलिड पोजेस लीस्ट कंप्रेसिबल। सॉलिड में कोई ना जब गैप ही नहीं होगा तो जब गैप ही नहीं है तो कहाँ कंप्रेस होगा, कोई जगह ही नहीं कंप्रेस हो, तो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लिक्विड हैव हायर कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन एंड गैसेस पोजेस द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंड में ज़्यादा होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स वाई। अब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी, ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है। वी नो दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन किस में, गैस। तो थर्मल एनर्जी उल्टा होता है, इट इज़ मैक्सिमम इन गैस एंड मिनिमम इन सॉलिड। ठीक है, इसका कारण वही है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके चक्कर में होते हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग योर गैस स्टेट। अब हम गैस स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा स्टेट, गैस स्टेट। पहले अब गैस स्टेट में हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस है ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी जो प्रॉपर्टीज होती है गैस की, इट ओबे सर्टन लॉ दैट इज कॉल्ड गैस लॉ। उसके बाद द एम ऑफ प्रेजेंट सेक्शन इज देयर फर्स्ट टू डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड देन टू डिस्कस ऑफ द गैस लॉ। ठीक है, ये वो इस समय हम क्या करेंगे, पहले मेजरमेंट ऑफ मास वॉल्यूम प्रेजेंट में हम डिस्कस करेंगे गैसेस का। इन दिस सेक्शन आई विल गोइंग टू डिस्कस ऑल द मेजरमेंट ऑफ मास वॉल्यूम प्रेजेंट टेम्परेचर, मेजरमेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आता है मेजरमेंट ऑफ मास। पहले क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास। हमको गैस का मास नापना है, तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी कंटेनर लिया, सपोज इट्स W1। एम्प्टी कंटेनर का जो वेट क्या है, W1 माना। फिर हमने उसको गैस से भर दिया, आई टुक इट W2। तो जो मास ऑफ द गैस क्या होगा, W2 माइनस W1, द मास ऑफ द गैस प्लस कंटेनर माइनस मास ऑफ द, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू मासेस। और जो जो अमाउंट ऑफ गैस है, कितना अमाउंट ऑफ गैस है, इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ये मोल्स मैं बता चुका हूँ कि हम जो अमाउंट कितना गैस है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ मोल्स। हम मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कितना मास गैस का आया अपॉन उसका मोलर मास क्या है। सपोज 30 ग्राम आया और ऑक्सीजन का किसी सिलेंडर में, तो उसका मोलर मास क्या था ऑक्सीजन का, इट्स O2 CO2 तो 30/32 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इतना मोल्स उसमें है। और वी कैन ऑल्सो द मोल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नंबर। हम मोल्स को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि उसमें इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं बाय, क्योंकि 1 मोल में होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। तो 1 मोल्स इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ओके, दिस इज द मास वैल्यू। अब सेकेंड आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे नापना हम, ठीक है। तो जो वॉल्यूम कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम गैस का होगा। तो द गैस फिल द होल ऑफ द वेसल इन विच इट इज पुट, हेंस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। बट ये बहुत बड़ी है, तो इससे हम इसको वी मेजर इन ml एंड लीटर में हम इसको मेजर करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर में कितना था, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 dm क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब, दैट इज 1 लीटर। नाउ वी मेजर, सिंपल हम इसको लीटर या ml में मेजर करते हैं। 1 ml में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000, तो 1 लीटर 1000 ml, दैट्स इट। ये तो इसके बाद अब है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को हम कैसे नापेंगे, प्रेशर को जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। अब है बैरोमीटर में जो हम यूज़ करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं, दैट इज़ मर्कुरी।
मर्करी क्यों यूज करते हैं? द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हेंस मर्करी हैज हाई डेंसिटी। तो जो हाइट ऑफ द कॉलम है इन अ बैरोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, H is inversely proportional to density. The density of the liquid यदि हाई होगा तो उसकी हाइट क्या कम होगी। ऐसा मर्क्यूरी हैज वेरी हाई डेंसिटी, द हाइट ऑफ द कॉलम सेट अप इज वेरी कन्वीनिएंट फॉर स्टडी। ठीक है, मर्क्यूरी इज नॉट, सेकंड इज मर्क्यूरी इज नॉट, ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी उड़ जाए, वेपर बन जाए। तो मर्क्यूरी इज नॉट वोलेटाइल एट रूम, हेंस द वेपर प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का कोई वेपर नहीं निकलता, तो इसलिए हम उसको क्योंकि हम गैस का नाप रहे हैं तो पता चला ये भी उड़ जाए तो इसमें वो आ जाएगा, वेरिएशन आ जाए। तो सिंस द मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर होगा लगभग ना के बराबर होगा, इज नेगेटिव, हेंस इट इज यूज फॉर दिस, दैट इज एटॉमिक प्रेशर। अब हम किसी गैस का हमको प्रेशर नापना है तो वो हम नापते हैं मैनोमीटर से। किससे नापते हैं? मैनोमीटर से नापते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज P इज इक्वल टू एच डी जी। H इज द हाइट, D इज द डेंसिटी एंड G इज द ग्रेविटी। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या लगेगा? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द गैस क्या होगा? A इंटू H इंटू G, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया, इंटू ग्रेविटी आपका एक्सेलरेशन। यहाँ पर G क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अपॉन A इज द एरिया, तो विच कम आउट टू बी H इंटू D इंटू G। ओके, दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑन ऑल प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर गिवन बाय मर्क्यूरी कॉलम टू एक्जेक्टली 76 सेंटीमीटर एट G, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। प्रेशर क्या होता है? अभी बताया मैंने, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर at the sea level is called atmospheric pressure and it is equal to, जो मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट जो होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm और 76 सेंटीमीटर और 760 टॉर। तो एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 mm, और बार में कन्वर्ट करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है, और 1 द ऐसा यूनिट ऑफ हम एटमॉस्फेयर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पास्कल। तो द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल में नापते हैं हम ऐसा ही उसमें। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स, या 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एक एटमॉस्फेयर में याद रखना हमेशा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 पास्कल्स। एंड इसका जो सीजेस वो बार में नापते हैं, तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। ओके, बार। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01, द बिगर यूनिट इज कॉल्ड किलो पास्कल एंड थस 1 बार इज 10⁵2 किलो पास्कल, दैट इज। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है? किसी की बॉडी कितनी हॉट है, कोल्ड है, उसको उसका टेम्परेचर कहते हैं। तो इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस, एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। एंड इसकी मेजरमेंट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कोई भी सब्सटेंस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमनली सब्सटेंस विच एक्सपैंड इज मेड अप ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को यूज करते हैं। देयर आर 3 स्केल होते हैं। पहला है आपका सेल्सियस स्केल, सेकंड इज द फ़ारेनहाइट स्केल एंड द थर्ड इज केल्विन स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल में नापते हैं, केल्विन स्केल में नापते हैं, या आपका फ़ारेनहाइट स्केल में नापते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में। अब है सेल्सियस स्केल क्या है, किसको बेस्ड है? सेल्सियस स्केल इज बेस्ड अपॉन टेकिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एट वाटर। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री सी। तो द सेल्सियस स्केल इज बेस्ड अपॉन टेकिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एस 0 डिग्री सी एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एस 100 डिग्री। सेल्सियस स्केल में क्या मानते हैं हम? फ्रीजिंग पॉइंट 0 मानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट हम आपका 100 मानते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज बेस्ड अपॉन टेकिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 32 डिग्री एफ। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या मानते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट 32 मानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट 212
डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। तो 100 सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मेक अ नोट, 100 सेल्सियस डिग्री का मतलब 180 फ़ारेनहाइट। ओके, तो 5 सेल्सियस मीन 9 डिग्री। एंड द लास्ट इज केल्विन स्केल। ये आज का हम ना, इट्स द एसआई, हम इसी को नाम द केल्विन स्केल हैज इमर्ज द रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ गैस। ठीक है, गैस लॉ के हिसाब से ही आपका ये आया, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा? केल्विन स्केल। बट -273.15 डिग्री सी इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को 0 केल्विन क्या होता है? -273.15। ठीक है, तो T डिग्री सी कोई भी टेम्परेचर को आपको केल्विन करना है तो उसमें आप 273.15 केल्विन ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो टू कन्वर्ट डिग्री सी इनटू केल्विन वी हैव टू ऐड 273.15। दिस इज केल्विन स्केल, यही यूज करते हैं। अब आता आपके गैस लॉ। इसमें कोई इफ देयर आर एनी डाउट इन comparing mass, volume, temperature and pressure of the gas, in calculating the mass, volume, तो ना you can write down in the comment. ओके, कोई भी डाउट तो पहले हमने पढ़ा मास, फिर देन वॉल्यूम, देन प्रेशर एंड देन टेम्परेचर, कैसे नापते हैं, क्या उसकी यूनिट होती है, दैट इज ऑल। अब गैस लॉ में पहला लॉ आता है बॉयस लॉ। ये चीज़ मैंने हल्का सा आपको आई हैव कवर्ड अ लिटिल बिट इन कंसेप्ट ऑफ आईसीएसई बोर्ड क्लास 9। तो अब वी विल गो इनटू डीपली। पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या कहा? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कल भी बताया था मैं ये इन द यस्टरडे टॉपिक ओनली। आई हैव टोल्ड यू दैट इफ द टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगोगे उतनी वॉल्यूम कम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो वी कैन से दैट, और वी कैन से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज बॉयल्स लॉ। ये आपकी बॉयल्स की इक्वेशन है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दैट इज बॉयल्स लॉ। देन कम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या कहा था? चार्ल्स ने गिवन बाय जैक चार्ल्स इन 1787। ठीक है, इसने ये कहा था प्रेशर रिमेनिंग, इसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। जब हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और उसके कारण उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस। Simple so mean that, yeah, we can say the volume of a given mass of gas is directly proportional to the temperature in degree Kelvin. Okay, pressure remaining constant, the volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature. यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो ठीक है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। तो V1/T1 is equal to V2/T2. That is your Charles law. Okay. अब है combining Boyle's law and Charles law, we get gas equation. तो P1V1/T1 is equal to P2V2/T2. That is gas equation. ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके we get your गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? द इक्वेशन विच गिव द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। जो इक्वेशन जो मैंने बताया ना P1V1/T1 इज इक्वल टू P2, ये साइमल्टेनियसली बताता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम। प्रेशर और टेम्परेचर की कैसे अफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ द गैस को, दैट इज कॉल्ड योर आइडियल गैस एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, दैट इज P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। अब हमको पता है और इससे हम ये भी कर सकते हैं, एक R कांस्टेंट मानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम ये भी कर सकते हैं PV/T
is equal to is directly proportional to n. Okay, तो PV is equal to PV upon T is equal to NR, where R is a gas constant, or PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. PV is equal to nRT. nRT for n moles of gas. R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin. So this is PV is equal to nRT. अब है स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है. स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर STP, स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है, या हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर या उसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. टेम्परेचर होता है 273 केल्विन एंड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज STP. 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 273 केल्विन इज कॉल्ड STP. ओके, दिस STP. उसी को हम वो भी बोलते हैं क्या, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी बोलते हैं. तो दिस इज योर व्हाट STP. गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है एट STP इज 0.0821. ये याद रखना है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल. दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट. ठीक है, इसका पूरा वही फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT से R निकलेगा PV अपॉन N/T, एंड वही नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा. कितना है T स्टैंडर्ड पे हमको पता है, इट्स 22.4 लीटर. द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इज 22.4 लीटर. तो 22.4 लीटर, तो R इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इंटू 22.4 अपॉन 1 मोल इंटू 270. कैलकुलेटिंग इट गेट R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर. इसको नोट कर लेना है. ठीक है, इट्स योर गैस इक्वेशन, ideal gas equation. PV is equal to nRT and the value of R is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल. ये हो गया आपका गैस आइडियल गैस इक्वेशन. डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन ने अपनाई एक लॉ दिया था फॉर पार्शियल प्रेशर. तो the pressure of the dry gas is equal to the pressure of the moist gas minus the aqueous tension. कितना aqueous tension मीन फोर्स कितना लग रहा है, aqueous tension बाहर का कितना aqueous tension, that is called the P dry gas. और we can also write that the P pressure of gas plus pressure of the water vapor is equal to pressure of the moist gas. That is your Dalton law of partial pressure. और partial pressure of हमको किसी ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो वी कैन कैलकुलेट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मोलिक्यूल्स. ओके, मोल फ्रैक्शन कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन. नाउ कम ग्राहम्स लॉ. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन. ग्राहम्स ने एक लॉ दिया था, ही गिव द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज में यहाँ से वहाँ घुसना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सिंपली द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस कॉल्ड डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द स्पेस मीन घुलना, मीन जैसे आप खाना या बनना तो वी स्मेल इट इन द अदर रूम, दिस इज अगेन ड्यू डिफ्यूजन. The spreading of molecules of gas throughout the available space is called diffusion, and effusion is the process in which gases under pressure escape out of the fine hole or orifice in a vessel. ठीक है, लीकिंग ऑफ सिलेंडर, उससे इफ्यूजन होता है. तो ग्राहम्स ने क्या कहा था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, यदि टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज. ये तो अंडरस्टूड है. ज़्यादा जो भारी गैस होगी तो वो उसका जो यदि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका रेट कम होगा, सिंपल सी बात है. तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1. तो द रेट इज ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी. ओके, so this is Graham's law of diffusion. Now we will study kinetic molecular theory of gas. This I have already
covered in the previous units. Please for this please go to that kinetic theory of gases for this. Okay, the unit I have already covered. Please the channel will be shared in the link in the comment below. Okay, please go there. Division of the idle gas, division from idle gas, that is study of real gas. जो आइडल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT इज जस्ट हाइपोथेटिकल और थियोटिकल. इससे दूर दूर तक रियल गैस का कोई वो नहीं, मतलब नहीं है. बिकॉज जो आइडल गैस क्या होती है, गैस विच ओबे द आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT अंडर ऑल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड गैस. जो कि PV इज इक्वल टू NRT गैस लॉ को ओबे करे अंडर ऑल कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड गैस लॉ. हाउएवर देयर इज no such gases which obey this gas equation, so they are called the real gas. ठीक है, ये गैस लॉ फेल है तब ओबे करते हैं व्हेन द प्रेशर इज लो. जब प्रेशर बहुत कम होगा एंड द टेम्परेचर इज वेरी हाई. ठीक है, जब प्रेशर व्हेन द प्रेशर इज लो देन द वॉल्यूम इज हाई, तो इसलिए तो ज़्यादा दूर दूर होंगे तो इसलिए ये ओबे कर सकते हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं कि when the pressure is very high and the temperature is very low, then they do not obey this equation at all. So they are called the real gas. अब study of division. Study of division हमने study किया था. The extent to which real gas deviate from the ideal behavior can be currently studied in the form of quantity Z, which is called the compressive factor. जब हम हाई प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेस होता जाएगा, तो उस के कारण एक जो फैक्टर होता है दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ठीक है, ऑन द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. तो फॉर वेयर Z इज इक्वल टू डिफाइन एज एंड Z इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT एंड Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT. फॉर एन आइडल गैस PV इज इक्वल टू NRT, तो Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. फॉर अ रियल गैस के लिए PV इज नॉट इक्वल टू NRT, तो Z इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस 2 केसेस अराइज. अब है देखो ना, आइडल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू NRT. हमने कहा था कि कंप्रेशन फैक्टर के कारण ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता है. कंप्रेशन फैक्टर क्या होता है कि हाई प्रेशर देंगे तो वो और टेम्परेचर लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी वो गैस, और वही बाद में हम पढ़ेंगे वो लिक्विड बन जाती है. उसके बाद क्रिटिकल, उसके बाद वो तो अलग चीज़ है. और फिलहाल हमें ये पढ़ना है कि जो कंप्रेशन फैक्टर है वो क्या होता है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT. यदि आइडल गैस है तो PV इज इक्वल टू NRT, और यहाँ पर Z की वैल्यू 1 होगी तो PV इज इक्वल टू, होता नहीं कुछ ऐसे. फॉर अ रियल गैस PV इज नॉट इक्वल टू NRT और Z इज नॉट इक्वल टू 1. When Z is small than 1, यदि कंप्रेशन फैक्टर 1 से कम है, द गैस इज सेट टू शो नेगेटिव डिविएशन. गैस ये दिखाता है कि वो नेगेटिव जो NRT है वो नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है. दिस इम्प्लाई दैट गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडल बिहेवियर. ये दिखाता है कि हम गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडल बिहेवियर. व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1, यदि 1 से बड़ा है, इट शो दैट it is in positive division, it is showing positive division, and is implies that the gas is less compressible and then expected. ये less compressible है than what was expected from the ideal gas. तो strong repulsive, and this is attributed to the predominance of the strong repulsive force. तो जो molecules हैं उनमें बहुत ज़्यादा repulsive force है. Greater the departure in the value of Z from the unity, greater is the division from ideal behavior. जितना ज़्यादा Z की वैल्यू दूर जाएगा तो उतना ज़्यादा डिविजन होगा. अंडरस्टूड है, ये दूर होगा तो इट विल शो मोर डिविजन. The temperature at which real gas behave like an ideal gas over a appreciable pressure range is called Boyle's temperature or Boyle point. बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर आपका रियल गैस लगभग आपके आइडल गैस जैसे बिहेव करने लगे. दैट इज इट्स फॉलो द इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. तो उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर. अब है कॉसेज ऑफ डिविजन फ्रॉम आइडल बिहेवियर. आइडल बिहेवियर से क्यों वो क्या हो रहा है,
रियल गैस, वाई रियल गैस इज डिविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस। तो हमने ये माना था द वॉल्यूम ऑक्युपाइड अ गैस मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू पीवी एनआरटी इक्वेशन में द वॉल्यूम ऑक्युपाइड अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू, हमने ये माना था कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है गैस मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जो पूरी वॉल्यूम में से एक हमने जो मॉलिक्यूल्स में उस नेग्लिजिबल ना के बराबर है वो। और दूसरा ये हम एज्यूम करते हैं काइनेटिक थ्योरी में, हमने ये माना था कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, और दूसरी माना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, कोई उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन बट ये दोस्तों हमारे एजम्पशन है, लेकिन इफ द प्रेशर इज वेरी हाई या उसमें वॉल्यूम भी कम है, तो वॉल्यूम का मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स वो होंगे दे विल बी आल्सो काउंटेबल। द अबव टू assumptions आर ट्रू ओनली इफ द प्रेशर इज लो और द टेम्परेचर इज हाई, बट इफ द प्रेशर इज वेरी हाई एंड द टेम्परेचर इज लो, उसमें क्या होगा उस केस में? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी नेग्लिजिबल। ओके, जब हमने प्रेशर जा दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मे बी सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी, हम उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। समझ गए? जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है, लो है। काइनेटिक थ्योरी में क्या कहता है? काइनेटिक थ्योरी ये कहता है, काइनेटिक थ्योरी में हमने माना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। और दूसरा हमने ये माना है देयर इज नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, मीन कुछ नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच। लेकिन जब हमने प्रेशर, इफ द प्रेशर इज वेरी हाई, ये हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया या प्रेशर इज वेरी हाई, तो हम उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में एक साइंटिस्ट था वैन डर वाल, ही जे वैन डर वाल इन 18 मॉडिफाई द आइडियल गैस इक्वेशन। उसने वैन डर वाल को जो आइडियल गैस इक्वेशन उसने मॉडिफाई किया था, उसकी क्वेश्चन ये थी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर उसने लगाया, ए अपॉन वी स्क्वायर उसने ऐड किया, इज अ वैन डर कांस्टेंट, वी इज द वॉल्यूम। तो P प्लस ए अपॉन ब्रैकेट क्लोज V माइनस बी ब्रैकेट इज इक्वल टू RT, और एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये था एक मोल के लिए, एक मोल में क्या था? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू NRT। फॉर एन मोल्स इट विल बी P प्लस ए अपॉन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ठीक है, A एंड B आर कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड वैन डर वाल कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें क्या किया था उसने? एक तो उसने ना वॉल्यूम करेक्ट किया था, जो हमने बिल्कुल वॉल्यूम छोड़ दी उसकी, तो वॉल्यूम अदर मॉलिक्यूल्स नहीं छोड़ना है, तो करेक्शन फॉर वॉल्यूम उसने लगाया V माइनस बी फॉर V माइनस एन बी फॉर एन मोल्स। ठीक है, when the molecules are moving their effective volume is 4 times the actual volume. ठीक है, and correction for pressure भी अब molecules lying within the vessel containing the material is pulled by, hence it exerts less pressure। तो करेक्टर P प्लस P लगाया उसने प्रेशर। तो कांस्टेंट क्या है? पहले A और B, वैन डर वाल कांस्टेंट A, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रिब्यूट फोर्स। A क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मेन जो एट्रैक्टिव फोर्स है उसको मेजर करता है कि कितना जाता है, और B क्या मेजर करता है? इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को मेजर करता है, दैट इज। ठीक है, तो उससे वैन डर वाल वो आया क्या? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू NRT। दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन एंड दिस conclude your ideal gas and real gas. Now the difference between ideal gas and real gas. Ideal gas और real gas में क्या differences है? Ideal gas क्या करता है? It's obey gas law under all conditions. हर under all condition, यदि कोई टेम्परेचर कैसा भी हो, प्रेशर कैसे भी हो, it will obey Boyle's law, चार्ल्स लॉ एंड गैस इक्वेशन। लेकिन आपका रियल गैस नहीं करते, इट ओबे द गैस लॉ अंडर ओनली लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसमें ही वो ओबे करता है गैस लॉ 100। नो गैस, कोई भी गैस आपके आइडियल नहीं है, ऑल गैसेज आर रियल, सारे गैस रियल है। वॉल्यूम ये क्या मानता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू। ठीक है, आइडियल गैस मानता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक मॉलिक्यूल्स है उनके वॉल्यूम बनाए, लेकिन जो रियल गैस नहीं मानता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मॉलिक्यूल्स ये बोलता है कि
kinetic theory में the force of attraction between the gas molecules is negligible, but the force of attraction among the molecules cannot be neglected at high pressure and low. ठीक है, तो it obey other gas equation P is equal to nRT. It's obey van der Waals equation P plus a n square upon v square ब्रैकेट बंद v minus nb is equal to nRT. अब आता आपका ये हो गया आइडियल गैस एंड रियल गैस. नाउ कम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. यदि हम प्रेशर लगाते जाएं और टेम्परेचर कम करते जाएं तो जो गैस है विल चेंज इट्स स्टेट. वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है. ठीक है, द लिक्विडेशन गैस टेक प्लेस व्हेन द इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम सो हाई दैट दे बाइंड द गैस टू फॉर्म द लिक्विड स्टेट. सिंपल सी. तो अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग और बाय अप्लाइंग प्रेशर और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. गैस का लिक्विड बनना है. कोई भी चीज़ आपने ज़्यादा गैस को हाई बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ और उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दो तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. अब आता है क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर गैस में भी डिफाइन एज अ टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड. अब लिक्विड बन जाए, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके बाद वो अब आगे लिक्विड नहीं बन सकता है. दैट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल टेम्परेचर. द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस में बी डिफाइन एज अ टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड. हाउ एवर हाई, कितना आप प्रेशर लगा लो वो लिक्विड नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा. दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर. और जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है टू लिक्विफाई द गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर. उसे क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल वो. ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which the gas cannot be converted into liquid however high pressure is applied. That is called your. And critical pressure क्या होता है? The pressure required to liquefy the gas at critical temperature is called critical pressure. And the volume occupied by 1 mole of the gas at critical temperature is called the critical volume. ठीक है, that is critical temperature, critical volume. And this all finish your गैसेस स्टेट. ये पूरा आपका गैसेस स्टेट पूरा फिनिश हो चुका है ऑफ द यूनिट 2. ठीक है, द काइनेटिक थ्योरी हैव ऑलरेडी बी एक्सप्लेन एंड द लिंक विल बी सेड इट. दैट्स कंक्लूड योर गैसेस स्टेट. मैं स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट कंक्लूड हो गया. नाउ वी मूव टू लिक्विड. नाउ द लिक्विड स्टेट. अब आता आपका लिक्विड स्टेट. A liquid state may be considered as an intermediate state between the gas and the solid. Solid और gas के बीच जो intermediate state है that is the liquid state. The behavior of the liquid have been explained earlier on the basis of kinetic theory. क्या होता है? simply a liquid is having definite volume but no definite shape. Okay? Kinetic theory of liquid क्या कहती है? इसकी main postulates क्या हैं? It is made a liquid is made up of molecules. Molecules से बनता है. The molecules of the liquid are close together, आसपास हैं, quite close together, ज़्यादा बहुत close नहीं, but quite close together. Force of attraction are the interval force of attraction in a liquid are quite large होता है. The molecules of a liquid are in a state of, जो molecules हैं they are motion में हमेशा चल ही रहे, वो they are in constant rapid motion. एंड जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तभी वो अपना स्टेट चेंज करता है. तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? वही डिग्री केल्विन जो होता है दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज. पहला क्या है? शेप. दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. Volume, they have a definite volume because of the intermolecular force of attraction, इसलिए उनको वॉल्यूम होती है. एंड डेंसिटी, their density is less than solid but more than gas. And compressibility, they are less compressible than gas but more than solid. Diffusion, they diffuse like gases but the diffusion is slower than gases. And vapor pressure, ठीक है, वेपर प्रेशर. द प्रेशर एक्सिट बाय द, जो भी आपका जब वेपर बनते हैं लिक्विड का, जो प्रेशर एक्सिट करता है दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर लिक्विड एट एनी टाइम मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सिट बाय द वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या होता है? प्रेशर एक्सिटेड बाय द वेपर प्रेजेंट
प्रेजेंट अबाउट द लिक्विड, जो लिक्विड के ऊपर जो वेपर प्रेजेंट होते हैं व्हेन इट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। ये लिक्विड है, उसके ऊपर जो वेपर है और जो लिक्विड है इन इक्विलिब्रियम है, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ये होता है ड्यू टू इवापोरेट, हमेशा इवापोरेट कोई भी चीज़ अपना आप ही एट रूम में जाए इवापोरेट होती रहती है, इसके कारण वेपर प्रेशर होता है। अब है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट ड्यू टू इवापोरेशन। इवापोरेशन से क्या होता है? कूलिंग कॉज बाय इवापोरेशन। हमेशा जहाँ पानी होगा उसके पास हमेशा ठंडा रहेगा, बिकॉज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब फैक्टर अफेक्टिंग वेव प्रेशर, कौन से फैक्टर है जो वो करते हैं वेव प्रेशर अफेक्ट करते हैं? लिक्विड कैसा है, नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, हर लिक्विड का वेव प्रेशर अलग अलग होता है। एंड अफेक्ट टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अंडरस्टूड है कि जो आपका वेपर बढ़ेगा तो द इंक्रीज वेव प्रेशर एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नाउ कम बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेव प्रेशर अपना आप ही होता है एट ऑल टेम्परेचर, एंड बॉइलिंग हमें करना पड़ता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो बनेगा इक्वल टू द जो बाहर का जो प्रेशर है एटॉमिक प्रेशर उसके इक्वल बनेगा, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज एटॉमिक प्रेशर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे जैसे पानी है, द बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज 100 डिग्री, इसका 100 डिग्री सी में जो वेपर प्रेशर है पानी का और जो एटॉमिक प्रेशर वो दोनों इक्वल है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन, मैंने कहा था इवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इवापोरेशन होता रहता है हर टेम्परेचर पर, बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इवापोरेशन कहाँ से होता है? इट only take place from the surface of the liquid. Boiling involve the formation of bubbles from below surface. Boiling का तो पूरे से सब सारे मोलिक्यूल से होगा, अंदर से भी सबसे होगा। अब आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वन मोल ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है, एक मोल ऑफ लिक्विड को हमको उसको वेपर में करने के लिए कितना हीट चाहिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। Okay, this is for heat of evaporation. Surface tension. Surface tension क्या होता है? It is defined as the force acting at right angle. जो force act करी at right angle to the surface of the liquid. जो पूरी entire length है liquid की surface की, उसके ऊपर जो force act करी, that is called the surface tension. तो it's SI, इसकी SI यूनिट क्या होगी? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ इज इट्स SI यूनिट। नाउ कम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण कुछ रिजल्ट्स है। हमेशा जो आपका बबल्स होता है वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होता है? सरफेस टेंशन ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन क्या करता है? लिक्विड की जो सरफेस एरिया है उसको कम करने की कोशिश करता है। एंड फॉर स्फीयर इट इज़ द जो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है उसके लिए। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया लिक्विड टू मिनिमम। द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड आर स्पेरिकल बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम द स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। एक वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम सबसे कम होती है, सरफेस एरिया सबसे कम होती है। सेकेंड इज राइज इन लिक्विड, जो कपली ट्यूब होता है उसमें राइज होता है, वहाँ से वो फोर्स लगता है, वहाँ से फिर वो राइज होता है। द राइज इन द लिक्विड है, सपोज वन एंड द कपली ट्यूब इज पुट इनटू द लिक्विड दैट वेट ग्लासेस, इट इज फ्रॉम द लिक्विड राइज इनटू द कपली ट्यूब टू अ सर्टेन हाइट, द राइज इज ड्यू टू द इनवर्ट पुल ऑफ द सरफेस टेंशन नोन एज एडिसिव फोर्स। ठीक है, उससे कारण अफेक्ट टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर क्या करता है? सरफेस टेंशन जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतना कम सरफेस टेंशन होगा। विस्कोसिटी, नाउ कम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? जो लिक्विड फ्लो करने को रोकता है, दैट इज कॉल्ड
विस्कोसिटी, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस बाय लिक्विड इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। जो लिक्विड को फ्लो करने से रोकता है दैट इज कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज द फोर्स विच स्टॉप द लिक्विड टू फ्लो। सिंपली इन दिस लैंग्वेज वी कैन से दैट। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन पार्ट ऑफ लिक्विड ऑफर टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सिंपल, ये भी हम इसकी वो कर सकते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स एंड और एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स वेयर एन इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डी वी बाई डी एक्स इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है। तो डिफाइन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहते हैं कि कितना हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स चाहिए कि जो वेलोसिटी डिफरेंस है एक का रहा है 1 सेंटीमीटर बिटवीन द टू पैरेलल, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफेक्टिव टेंपरेचर क्या होगा? विद द इंक्रीजिंग टेंपरेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज, हेंस द लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो इसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ गर्म को, जो ऑयल है इनको गर्म करो तो उसकी क्या होती है? वो कम हो जाती है। दिस फिनिशेज द लिक्विड स्टेज ऑल्सो। सरफेस टेंशन वही बाद में हम डीपली विल स्टडी इन फिजिक्स। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी सब फिजिकल उसमें है, तो इसमें इसलिए हल्का हल्का आई टॉट यू लाइटली अबाउट viscosity and surface tension. These are physical chapter. Now in the third we will going to study the solid state. Okay, अब आता है आपका सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? I have already told you solid is that which is having definite shape and definite volume, जिसकी definite shape होता है और definite volume होता है। The characteristic property of solid, क्या क्या characteristic properties है सॉलिड के? They are highly rigid, बहुत रिजिड होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हो। दे आर हैविंग पुअर डिफ्यूजिबिलिटी, ऐसे नहीं कि डिफ्यूज हो जाए तो दे आर नॉट फ्लूइड एंड दे आर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन और मे बी अमॉर्फस, लगभग सारे जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। अ सॉलिड इज क्रिस्टलाइन इफ इट्स वेरियस कांस्टेंट पार्टिकल आर अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। सॉलिड को क्रिस्टलाइन तब कहते हैं जो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, एटम, मोलिक्यूल्स और आयंस, दे आर अरेंज इन सम ज्योमेट्रिक पैटर्न, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड। जो अमॉर्फस होता है, द कांस्टेंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पार्टिकल, आर अरेंज एनीवे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द जो क्रिस्टलाइन आपको होता है, दे है पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वेयरएज द अमॉर्फस डज नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ग्रेजुअली। जो ग्लास हो गया आपका और ये सिलिकॉन एंड दीज ऑल आर योर सिलिका, पॉलीमर ऑफ हाई पिच, फ्यूज सिलिका, ये सब आपके अमॉर्फस हैं। तो दे मेल्ट ग्रेजुअली। ग्लास होगा ऐसे नहीं कि एकदम मेल्ट होगा उसी टाइम पर, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा, रबर भी वैसे होता है। लेकिन जो क्रिस्टल होता है, जो सॉलिड एलिमेंट होगा कोई भी, दे आर हैविंग शार्प मेल्टिंग, उसमें मेल्ट होगा तो मेल्ट होगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट एक होता है, उससे पूरा आयरन मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ग्लास के केस में कोई वो नहीं होता है। एंड सेकंड इज आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपिक, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नोट। आइसोट्रॉपी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज लाइक, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, इफ इट इज आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, यदि चारों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में एक जैसा हो, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। आइसो मीन सेम एंड ट्रॉपी मीन प्रॉपर्टीज। जो ये है कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और थर्मल एक्सपेंशन हो गया, और जो इज सेम इन ऑल डायरेक्शन जस्ट लाइक गैसेस और लिक्विड, वैसे उसे कहते हैं आइसोट्रॉपी। वेयरएज एनिसोट्रॉपी, द प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज एनिसोट्रॉपी। ठीक है, और तीसरी चौथी चीज आती है क्लीवेज विद नाइफ। अ क्रिस्टल सॉलिड ऑन बेइंग कट विद शार्प नाइफ गिव अ क्लीन क्लीवेज। ये पूरा एक प्रॉपर क्लीवेज देंगे, और ये रबर हो गया, ग्लास हो गया, दे डिड नॉट गिव अ प्रॉपर क्लीवेज, आप उनको काट भी नहीं सकते हो जी। ठीक है, दैट इज द डज नॉट गिव अ प्रॉपर। और नाउ द रियल डिफरेंसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पूरा उनके बारे में। तो in simply we can say that ionic solid do not conduct electricity in solid state as ion are not free to move। जो आयनिक सॉलिड होते हैं,
कोई भी आयनिक सॉलिड है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए देयर शुड बी सम आयंस व्हिच आर फ्री टू मूव। और आयनिक सॉलिड क्या होता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कटायन आयंस का अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो देयर आर सम फ्यू गैप्स इन इन द मॉलिक्यूल्स या इन द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, तो दीज आर कॉल्ड कर्नल कहते हैं। वो जो गैप है, द साइमल्टेनियस अटैक बिटवीन द कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विच होल्ड द कर्नल टुगेदर इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड में जो मेटल्स की जो एटम या मॉलिक्यूल जो गैप है उनके को जो स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। ओके, ये तो खैर दीज ऑल विल गोइंग टू स्टडी इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट एंड दिस कंक्लूड योर फुल चैप्टर द स्ट्रक्चर द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, मेटालिक बॉन्ड ये सब कुछ दीज विल बी गोइंग टू स्टडी डीपली in what the chemical bonding and all. Okay, this conclude your state of matter. आयनेशन एनर्जी के फैक्टर कल हमने आपको बताए थे, 2 फैक्टर बताए थे। पहला था न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। ये 2 चीज़ मैंने आपको बताया था। अब यह तीसरा आता है पेनिट्रेशन योर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि आपके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एन एफ, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की एस में है, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। S orbital is having the maximum probability of finding electron. तो यदि एक सेल में चारों हैं S P D F है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमको S में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए होगा। फिर उसके बाद तो S के पेनिट्रेशन इफेक्ट इज मोर देन P की D से ज्यादा है और D की F से ज्यादा है। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द आयनाइजेशन एनर्जी for S will be more than P, which will be more than D, and which will be more than F. तो सेम यदि एनर्जी लेवल सेम प्रिंसिपल क्वांटम सेम है, तो देन मीन जो एनर्जी सेम है, तो हमको आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको मैक्सिमम चाहिए होगा S के लिए, फिर P के लिए, फिर D के लिए, फिर F के लिए। दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, यू गॉट इट? व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? तो for the electrons of the same energy level, the penetration effect of S is maximum and F is minimum. For example, अब है आपका मैग्नीशियम एंड योर एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम तो 12 और एल्यूमिनियम होता 13। तो उसमें S 1s2 2s2 2p6 और 3s2 आएगा, और उस केस में 3s2 आएगा, 3p भी आएगा। तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम का क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। ओके, तो बिकॉज ऑफ द मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, तो Mg इज हैविंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg इज मोर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एल्यूमिनियम। द रीजन फॉर दिस इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, यू शुड नो दिस। ये आना भी चाहिए क्योंकि उसमें से हमको एस में से निकालना है और एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, तो इसलिए दैट्स व्हाई। ओके, तो एस की पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा पी से, पी से डी से, डी से एफ से, ठीक है। होगा दिस इज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के, यदि ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, मीन वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं है आने देगा ज्यादा, वो स्क्रीन कर रखा, को आगे से रोक रखा है, और उसके कारण क्या होगा? इफेक्टिव योर आयनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज डिक्रीज। तो कम हमको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगा। क्या होता है? जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या फील्ड का काम करते हैं। क्यों फील्ड का काम करते हैं? जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उनका चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है,
और जो वैलेंस है उनका नेगेटिव चार्ज, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना पड़ेगा, द न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग कांस्टेंट, वो इफेक्टिव होगा। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना कम हमको आयनस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, या एटम को आयनस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव द वैलेंस शेल। तो द ग्रेटर इज द शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, द लेस विल बी द आयनस एंथैल्पी। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। ओके, ये मैंने पहले पेंटिसन इफेक्ट पढ़ा है, दूसरा शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड अब आपका आता है आगे योर कौन सा हाफ फील्ड वाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्चुअली हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हमको पता है जैसे पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाफ फील्ड का वो जो 3 होंगे, पी एक्स पी वाई पी एक एक मिलेंगे, या पी में 6 होंगे, तो दे आर हाईली स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब जैसे आपका इसके एग्जांपल बीई बेरिलियम, क्या होता है बेरिलियम का, 1s2 2s2, s orbital is fully filled, 2s2 है ना, has higher energy than बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा होता है। बोरॉन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, तो s क्या है, फुली फिल्ड है, इसलिए बिकॉज बेरिलियम हैज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल विच इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस इट हैज हायर एनर्जी। ओके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होता है 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, पी क्या आपका हाफ फील्ड है, पी 3 है, और ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो नाइट्रोजन का जो आयनेशन एंथैल्पी होती ज्यादा होती देन ऑक्सीजन। द रीजन फॉर दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये याद रखना कि नाइट्रोजन एटम का जो होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। हाफ फील्ड के कारण ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो आयनेशन एनर्जी ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, दैट्स व्हाई। तीसरा आता है नोबल गैस। नोबल गैस को तो पता है कि अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होती है, क्योंकि उनका वो क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, सारे फुली फिल्ड हैं, तो दे आर हाईली स्टेबल, तो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये याद है। उसी तरह एक फोर्थ एग्जाम्पल आएगा फॉस्फोरस और सल्फर के केस में भी। फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है सल्फर से, बिकॉज फॉस्फोरस में 15 होते हैं, तो वही 3px1 3py1 3pz और 3px2 3py1 सल्फर केस में, तो इसलिए फॉस्फोरस इज हैविंग मोर आयनेशन एनर्जी देन योर सल्फर बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ p। ओके, दीज आर द फैक्टर ऑन विच आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, आयनेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होती है, दीज आर फैक्टर ऑन विच द आयनेशन एनर्जी डिपेंड। ये मैंने आपको बता दे 5। पहले न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस, तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, चौथा पेंटेशन इफेक्ट, एंड पांचवा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। ओके, एंड दीज आर द फैक्टर ऑन विच आयनेशन एनर्जी डिपेंड। ओके, आयनेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, चार्ज बढ़ रहा है, साइज सेम है, तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाता होगा, तो इट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, और नीचे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू हर एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स, एक एक सेल बढ़ रही है, तो आपका आयनेशन एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होगा डाउन द ग्रुप। और मैंने एक्सेप्शन बता रहा है आपको ऊपर, बेरिलियम, बोरॉन, योर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये उसका कम होना चाहिए था, कम, लेकिन हो जाता रहा। क्यों हो रहा, हाफ फील्ड फुली फील्ड ऑर्बिटल के चक्कर में। ओके, दिस कंप्लीट योर आयनेशन एनर्जी। फैक्टर कौन से किस पर डिपेंड कर रहा है, एंड हाउ इट वेरी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ओके,
द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट की मेन प्रॉपर्टीज होती है, मे बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम और मे बी द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स। जो इंडिविजुअल एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी लाइक एक एटम की जो वैलेंसी होगी उसकी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया हो गया, आयनेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैलेंसी उसके इलेक्ट्रॉन, आयनेशन एनर्जी उनके करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव उनके इलेक्ट्रॉनिक, ये सब उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई उस पूरी एटम की, और एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, दीज आर द बल्क प्रॉपर्टीज एंड दे आर ओनली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो इनडायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली नहीं है उससे रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है। अब मैंने ये तुम्हें कल बताया था, atomic properties क्या होती है, all these properties which are directly or indirectly related to the atomic structure or the atomic configuration of the element is called atomic properties. And since the atomic configuration of the element are a periodic function of their atomic number, तो ये हम कहते हैं the properties of element are periodic function of their atomic number। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, periodic properties भी कहते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे, एक एक करके करेंगे। उस पहले आता आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू अ गैसेस कटाइन। एन ए कुछ एनर्जी लेगा तभी तो वो एन ए पॉजिटिव बनेगा, तो कितनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड होती है कम से कम कि वो एन ए पॉजिटिव एन बने इन द गैसेस स्टेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो मेटल गैस प्लस एनर्जी विल गिव एम पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गैसेस। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, सिंस इट इज मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। और यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हम उसको ऐसे नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो कैरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। 1 electron volt is the energy acquired by an electron while moving under a potential difference of 1 volt। ये मैंने पहले बताया था, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम, या 1.6 into 10 की पावर minus 19 into Avogadro number of atoms, तो 6.023 into 10 की पावर 23 जूल, तो ये आएगा 96.49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या यूनिट क्या होती है, तो इसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें वो करते हैं। ओके, अब है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव मीन जो दूसरा वाला, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकंड थर्ड ईटीसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन। पहले हटाया, पहले वाला है, फिर सेकंड वाला हटाया, फिर दूसरा तीसरा, ऐसा करके। ठीक है, तो उससे कहते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसे कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, मेरे को एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहले मैंने कुछ एनर्जी दिया, तो पहला वाला IE1 लगा, दूसरे को हटाने के लिए IE2 लगा, तीसरे को हटाने के लिए IE3 लगा। तो ये नोट करना कि जो IE1 सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, फिर उससे ज़्यादा IE2, फिर सबसे ज़्यादा IE3 एनर्जी चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो IE3 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड विल बी ग्रेटर देन ऑफ 2 एंड विल ग्रेटर देन ऑफ 1। सबसे कम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो होगा किसके लिए, जो पहला हमने रिमूव किया। ठीक है, तो आयोनाइजेशन। अब है फैक्टर गवर्निंग, कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को गवर्न करते हैं। पहला है न्यूक्लियर चार्ज, पता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियस में उसको इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ रखा हो उतना हमको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगा, ज़्यादा। एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो इजीली हट जाएगा, हमको कम एनर्जी चाहिए। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मैं एक एक करके डीपली समझाता हूँ। तो कौन कौन से फैक्टर है, पहले न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, आई हैव टू एक्सप्लेन इट डीपली, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स
एंड द इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ इट विल, ये सब चीज़ आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ओके, अब मैंने कहा था पहले आता है न्यूक्लियर चार्ज। अब हमको पता है न्यूक्लियर चार्ज मीन जो न्यूक्लियर चार्ज मेनली क्या है, इट इज पॉजिटिव चार्ज। किससे बनता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है और प्रोटॉन का पूरा चार्ज होता है। और प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है। और तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन को उसने मजबूती से पकड़ रखा है, समझ गए, मजबूती से पकड़ रखा, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ही मुश्किल है, हमको ज़्यादा आयनेशन एनर्जी चाहिए होगा। तो while गोइंग अक्रॉस द पीरियड द आयनेशन एनर्जी विल इंक्रीज। ओके, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो द ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर विल बी द आयनेशन एनर्जी। ओके, तो पहले ये आ गया आपका उसका। तो while गोइंग अक्रॉस द पीरियड द आयनेशन एनर्जी विल ऑलवेज इंक्रीज। दूसरा आता है आपका एटॉमिक साइज। अब हमें पता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, बड़ा साइज होगा, तो जो न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट तक पहुंचने में उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो द ग्रेटर इज द एटॉमिक साइज द लेस विल बी द आंसर एनर्जी रिक्वायर्ड, बिकॉज of the effect of nuclear charge on the outermost electron will be lower। ठीक है, तो इसलिए तो while going down the group, जब हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका साइज बढ़ता जाता है। तो इस साइज के बढ़ने के चक्कर में जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा लास्ट तक। तो इसलिए आयनेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। ओके, इसलिए वो मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ये मैं आगे समझाएंगे। ओके, तो ये हो गया, पहला हो गया न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया योर एटॉमिक साइज।